आप कौन हैं और मेरे घर में क्यों रह रही हैं? साहब, बस मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहानी एक ऐसे करोड़पति की है जो अपनी दिवंगत पत्नी की याद में एकांत की तलाश में अपने पुश्तैनी हवेली में लौटता है और वहाँ उसे एक बेसहारा विधवा मिलती है जो बिना इजाजत के उस सूनी पड़ी हवेली में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रही थी। फिर करोड़पति ने जो किया वो इंसानियत की मिसाल बन गया। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोपहर की कड़ी धूप में निलय सिंघानिया की काली एसयूवी जब कच्चे रास्तों से गुजरती हुई नील प्रांगण के मुख्य द्वार की ओर मुड़ी तो उड़ती हुई धूल के गुबार ने पीछे के दृश्य को धुंधला कर दिया। इंजन की गड़गड़ाहट उस सुनसान गांव की खामोशी में एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे निलय के मन में भावनाओं का तूफान चल रहा था। ये हवेली सिर्फ ईंट और गारे से बनी इमारत नहीं थी, ये उनकी दिवंगत पत्नी स्नेहा के सपनों का वो आशियाना था जो अब उसकी यादों का एक शांत संग्रहालय बन चुका था। 5 साल पहले उन्होंने इसे स्नेहा के लिए खरीदा था, जो शहर के शोरगुल से दूर यहाँ एक सादा जीवन जीना चाहती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में स्नेहा उन्हें छोड़कर चली गई और तब से ये हवेली निलय के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल जैसी बन गई थी, जहां वो केवल अपनी पत्नी की पुण्यतिथि पर अकेले समय बिताने आते थे। गाड़ी से उतरते ही निलय ने गहरी सांस ली। उम्मीद थी कि यहाँ की वीरान हवा उनके भारी मन को कुछ सुकून देगी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर हवेली के मुख्य द्वार पर पड़ी, उनके कदम ठिठक गए। ये क्या है? उनके होठों से अविश्वास भरा एक सवाल बुदबुदाहट बनकर निकला। जिस लोहे के गेट को उन्होंने जंग लगा और बदरंग छोड़ा था, वो अब ताजे मोरपंख नीले रंग से चमक रहा था। वही रंग जो स्नेहा को बेहद पसंद था। निलय की भौं तन गई। जहाँ जंगली झाड़ियां और खरपतवार होनी चाहिए थी, वहां अब करीने से कटी हुई हरी घास और गेंदे के खिले हुए फूल थे। हवेली की खिड़कियां जो धूल की मोटी परत से ढकी होनी चाहिए थीं, धूप में चमक रही थीं। एक अजीब सीरन उनके शरीर में दौड़ गई। क्या कोई उनकी अनुमति के बिना उनकी यादों के इस मंदिर में प्रवेश कर चुका था? गुस्सा और जिज्ञासा के मिले जुले भाव के साथ निलय ने गेट को धक्का दिया। लोहे का भारी गेट बिना किसी चरमराहट के खुल गया, जैसे किसी ने हाल ही में उसके कब्जों में तेल डाला हो। भीतर कदम रखते ही उन्हें बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। ये आवाज इतनी जीवंत थी कि निलय को लगा शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। वो तेज कदमों से बरामदी की सीढ़ियां चढ़े और खुले हुए मुख्य दरवाजे पर आकर रुक गए। सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके आलीशान दीवान खाने में जहां खामोशी का राज होना चाहिए था, वहां जीवन धड़क रहा था। एक छोटी बच्ची पाखी हाथ में एक पुरानी गुड़िया लिए सोफे के चारों ओर दौड़ रही थी। फर्श पर बिछे कालीन पर एक नन्हा बच्चा विहान घुटनों के बल चल रहा था और वहां सोफे के पास खड़ी एक युवा महिला किरण धुले हुए कपड़ों की तह लगा रही थी। कमरे में बासी हवा की जगह ताजे पके हुए भोजन और अगरबत्ती की हल्की भी खुशबू थी। निलय की जूतों की आवाज सुनकर किरण ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए सुकून था, जो निलय को देखते ही गहरे डर में बदल गया। उसके हाथ से कपड़ों की टोकरी छूट गई और सफेद कपड़े फर्श पर बिखर गए। आप कौन हैं? निलय की आवाज में कड़ापन था, जो उनके भीतर के दर्द को छिपाने की कोशिश कर रही थी। और आप मेरे घर में मेरी निजी संपत्ति में क्या कर रही हैं? किरण का चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया। वो कांपते हाथों को जोड़ते हुए हड़बड़ी में आगे बढ़ी। माफ कर दीजिए साहब, मैं सब समझाती हूँ। निलय का गुस्सा अब उफान पर था। वो यहाँ शांति की तलाश में आए थे, अपनी पत्नी की यादों में डूबने, लेकिन यहाँ तो किसी अजनबी ने उनकी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। क्या समझाएंगी आप? ये सीधा सीधा अवैध प्रवेश है, ट्रेसपासिंग। मुझे अभी पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस का नाम सुनते ही पाखी दौड़कर अपनी माँ के पल्लू के पीछे छिप गई और नन्हा विहान जोर जोर से रोने लगा। किरण की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो घुटनों के बल बैठ गई, जैसे जीवन ने उसे पहले ही बहुत बार गिराया हो। नहीं साहब, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, किरण गिड़गिड़ाई। उसकी आवाज में एक माँ की बेबसी थी। मेरे पति गुजर गए, काम छूट गया, मकान मालिक ने हमें बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये हवेली सालों से बंद थी। मैंने सोचा बस कुछ दिन, जब तक मुझे कोई और छत नहीं मिल जाती। उसकी बातें नीले के कानों में गूंज रही थीं, लेकिन उनका दिल अभी भी सख्त था। तभी अपनी माँ के पीछे छिपी नन्ही पाखी ने धीरे से पूछा, माँ, क्या हम फिर से उस पुल के नीचे सोने वाले हैं? फिर से, इस एक शब्द ने नीले के दिल पर हथौड़े की तरह चोट की। अचानक उनकी आंखों के सामने स्नेहा का चेहरा आ गया। स्नेहा जो हमेशा कहती थी कि घर दीवारों से नहीं, उसमें रहने वाले लोगों से बनता है, और जो किसी भी बेसहारा को खाली हाथ नहीं जाने देती थी।
नीले ने अपनी मुट्ठियां भींची और आंखों को एक पल के लिए बंद किया। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनका गुस्सा कुछ हद तक पिघल चुका था, लेकिन उनका दर्द अभी भी वहीं था। तुम्हें पता है कि यह अपराध है किरण? नीले ने अपनी आवाज को संयत करते हुए कहा। जानती हूं साहब, लेकिन मेरे बच्चों की भूख और सर्दी ने मुझे अपराधी बना दिया। मुझे बस 10 दिन दे दीजिए। मैं वादा करती हूं हम बिल्कुल चुपचाप रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। नीले ने एक नज़र उस नीले गेट की ओर देखा, फिर साफ सुथरे कमरे और अंत में उस बेबस माँ की ओर। इस घर में पहली बार उदासी की जगह जीवन की गर्माहट महसूस हो रही थी। उन्होंने एक गहरी और भारी सांस छोड़ी। ठीक है, नीले ने कड़े शब्दों में फैसला सुनाया। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरी नज़रों से दूर रहोगे। मैं यहाँ अपनी पत्नी की याद में आया हूँ। मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। तुम लोग पीछे के सर्वेंट क्वार्टर में रहोगे। किरण ने राहत की सांस ली और अपने बच्चों को छाती से लगा लिया। भगवान आपका भला करे साहब, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। ये एक अजीब समझौता था। एक करोड़पति जो अपनी पत्नी की यादों में अकेला रहना चाहता था, और एक बेघर परिवार जिसे बस सिर छिपाने के लिए छत चाहिए थी। नीलय को पता नहीं था कि ये निर्णय उनके जीवन को कैसे बदलने वाला था, लेकिन उस पल के लिए नील प्रांगण की दीवारों ने राहत की सांस ली। नीलय सिंघानिया और किरण के बीच ये अजीबोगरीब समझौते होने के ठीक बाद हवेली का दरवाज़ा जोरदार आवाज़ के साथ खुला। ये अप्रत्याशित शोर इतना तेज था कि नीलय और किरण दोनों चौंक उठे और उनके बीच का क्षण भर का सुकून टूट गया। दरवाजे पर नील प्रांगण का वर्षों पुराना स्वशित चौकीदार नाथू खड़ा था, जिसका चेहरा क्रोध और विस्मय से लाल हो रहा था। उसके पीछे गांव का एक युवा लड़का भी संदेह भरी नजरों से अंदर झांक रहा था। साहब, नाथू ने बैठक में कदम रखते ही चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपमान और अपने अधिकार के छीन जाने का मिश्रण था। उसने सालों से इस हवेली का मालिक होने का भ्रम पाले रखा था, और अब एक अनाधिकार प्रवेश करने वाली औरत को मालिक के सामने खड़ा देखकर उसका अहंकार भड़क उठा था। ये सब क्या है? ये औरत और इसके बच्चे? मैंने इसे बाहर रहने के लिए कहा था। मैंने इसे चेतावनी दी थी कि यह हवेली मालिक की है। इसने मेरी चाबियां चुराकर या ताला तोड़कर किरण, जिसने अपने बेटे विहान को अपनी छाती से कसकर पकड़ा हुआ था और पाखी को अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू में छुपाया था, उसकी निगाहें भयभीत होकर निलय की ओर गईं। उसकी आंखें चुपचाप निलय से मदद की भीख मांग रही थीं। नाथू बिना रुके अपनी बात जोर जोर से कहता रहा। ये लोग चोर हैं साहब। मैंने सुना है ये विधवा है और शहर में बेघर थी। आप इसे यहीं से पुलिस के हवाले कीजिए, ये संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। नाथू की जोरदार आवाज सुनकर निलय को अपने सिर में एक दबाव महसूस हुआ। ये वही तनाव था जिससे बचने के लिए वो शहर की भागदौड़ छोड़कर यहाँ स्नेहा की यादों में एकांत खोजने आए थे। उन्होंने खुद को शांत किया, अपनी पत्नी स्नेहा का हमेशा हंसता हुआ चेहरा याद किया और अपनी आवाज को बर्फ की तरह ठंडा और नियंत्रित रखा। नाथू, निलय ने शांत पर आधिकारिक स्वर में कहा। उन्होंने जानबूझकर हर शब्द को धीमा किया ताकि नाथू को उनका अधिकार स्पष्ट रूप से समझ आ जाए। ये मेरा घर है और मैं यहाँ हूँ। मुझे पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये समझ लो कि किरण और उसके बच्चे 10 दिनों के लिए मेरे मेहमान हैं। मेहमान साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये मेरा निर्णय है। नीलय ने नाथू की बात बीच में ही काट दी। तुम्हारी जिम्मेदारी हवेली के बाहर है। तुम्हें यहाँ साफ सफाई करनी थी, जो तुम नहीं कर पाए। आज से सिर्फ तुम बाहर के दरवाजे पर रहोगे। इस घर के अंदर क्या हो रहा है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। अब तुम जा सकते हो। नाथू, जो खुद को हवेली का मालिक समझता था, बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। उसने जाते जाते किरण को ऐसे घूरा जैसे वो कोई भयानक महामारी हो। ठीक है साहब, उसने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका चरित्र ठीक नहीं है। गांव में सब बाहर जाओ। नीलय की आवाज में अचानक एक ऐसी कड़क आ गई जिसने नाथू को तुरंत चुप करा दिया और वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। नाथू के जाने के बाद हवेली में एकदम से चुप्पी छा गई। विहान अब भी सुबक रहा था। साहब, किरण दबेश्वर में बोली, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। नीलय ने अपनी आंखें बंद कर ली, तनाव कम करने के लिए एक पल का आराम लिया। मैंने किसी की जान नहीं बचाई किरण। उन्होंने आंखें खोलकर किरण के पास बिखरे कपड़ों की ओर देखा। मैंने खुद को और इस घर को तनाव से बचाया। और सुनो, उन्होंने जोर देकर कहा, मैं यहाँ स्नेहा की यादों में रहने आया हूँ। मुझे पूर्ण शांति चाहिए। मुझे कोई शोर, कोई परेशानी नहीं चाहिए। किरण ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता दिखाई। आपकी शांति भंग नहीं होगी साहब, मैं आपको वादा करती हूँ। नीलय ने कठोरता से नियम बताए। तुम और बच्चे केवल पीछे के पुराने नौकरों के क्वार्टर में रहोगे। तुम अपनी ज़रूरत की चीज़ें रसोई से तभी लोगी जब मैं अपने कमरे में आऊँगा। खाना पीछे के दालान में बनेगा और खाया जाएगा। तुम और बच्चे मेरी आंखों के सामने नहीं आओगे। उन्होंने किरण के हाथ में एक छोटे टूटे हुए मिट्टी के खिलौने को देखा, जो ठीक वैसा ही था जैसा स्नेहा ने कभी खरीदा था।
उन्हें लगा कि इस टूटे हुए खिलौने में उनकी पत्नी की भोली मुस्कान छिपी है। कल से उन्होंने कठोरता वापस लाते हुए चेतावनी दी, तुम अपनी सीमाएं जानोगी। अगर जरा भी नियम टूटा तो मैं बिना सोचे समझे पुलिस को बुलाऊंगा। हम नहीं तोड़ेंगे साहब, किरण ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। निलय ऊपर अपने बड़े धूल रहित बेडरूम की ओर चले गए। दरवाजा बंद करने से पहले उन्होंने पलट कर देखा। किरण, पाखी और विहान अब भी वहीं खड़े थे। उनके एकांत के बीच जीवन का एक अप्रत्याशित धब्बा। दरवाजा बंद करके अंधेरे कमरे में निलय की आंखें नम थीं। उन्होंने स्नेहा की तस्वीर को देखा, जिसने हमेशा उन्हें दयालु बनने की सलाह दी थी। उन्हें नहीं पता था कि ये 10 दिन कैसे गुजरेंगे, लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि अब नील प्रांगण पहले जैसा वीरान नहीं रहा था। अगले दिन निलय के लिए ये किसी अजीबोगरीब एकांत कारावास जैसा था। हवेली में अदृश्य दीवारें खड़ी थीं। एक ओर वो ऊपर के आलीशान कमरे में अपनी दिवंगत पत्नी की यादों में और कारोबार की चिंताओं में डूबे हुए, और दूसरी ओर किरण और उसके बच्चे पीछे के क्वार्टर में एक साई की तरह रह रहे थे। सूरज ढलने लगा और हवेली में एक धीमी दबी हुई हलचल थी। सीढ़ियों से उतरते समय निलय को नीचे से गर्म दाल रोटी की हल्की सी खुशबू आई। ये खुशबू स्नेहा के हाथ के बने खाने की याद दिला रही थी, जिससे उनका पेट मरोड़ खा गया। रात करीब 8 बजे उन्हें बहुत हल्की लोरी की आवाज़ सुनाई दी। किरण विहान को सुलाने की कोशिश कर रही होगी। लोरी सादी थी, लेकिन उसमें माँ की ममता और बेबसी का दर्द घुटा हुआ था। निलय ने अपनी खिड़की खोली और नीचे के आंगन में किरण को देखा। वो एक कोने में बैठी थी, जहां उसने बच्चों के लिए एक छोटी सी चारपाई लगाई थी। निलय ने अचानक महसूस किया कि उनके एकांत और उदासी की तुलना में किरण का संघर्ष बहुत वास्तविक था। वो सिर्फ अपनी पत्नी की मौत पर दुख मना रहे थे, जबकि किरण को अपनी मौत की लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही थी। रात करीब 10 बजे निलय को प्यास लगी। वो धीरे से सीढ़ियां उतरे, इस डर से कि कहीं किरण या बच्चे जाग ना जाएं। रसोई साफ थी और मिट्टी के चूल्हे से धीमी आंच की महक आ रही थी। पानी पीकर वो वापस मुड़ने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने किरण को रसोई के दरवाजे पर खड़ा पाया। वो भी पानी लेने आई होगी। दोनों एक दूसरे के सामने रुक गए। उनके बीच मौन की एक अजीब असहजता थी। साहब, किरण ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निलय ने कठोरता दिखाने की कोशिश की। माफ करना साहब, मैं पानी लेने आई थी। विहान जाग गया था और उसने अपनी बात पूरी नहीं की, डर से कि निलय नाराज हो जाएंगे। निलय ने देखा कि उसके हाथ में एक पुराना फटा हुआ कपड़ा है। वो क्या है? उन्होंने पूछा। किरण हिचकिचाई और दर्द और शर्म से भरी आवाज में धीरे से जवाब दिया, पाखी को रात में पेशाब लग गई थी। मेरे पास ज्यादा कपड़े या डायपर नहीं है, मैं इसे धोकर सुखा रही थी। निलय को क्षण भर के लिए अपने करोड़ों के बैंक अकाउंट और अपनी विलासिता भरी जिंदगी पर गुस्सा आया। उन्होंने अचानक सवाल किया, तुम ठीक हो? किरण ने हैरान होकर ऊपर देखा। मुझे कोई परेशानी नहीं है साहब। नहीं, निलय ने कहा, तुम इस तरह से बच्चों को नहीं पाल सकती, तुम्हें नौकरी की जरूरत है। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें नील प्रांगण के बरामदे पर पड़ रही थी, निलय नीचे आए। उन्होंने देखा कि मुख्य बैठक साफ थी और किरण पाखी को समझा रही थी कि वो जोर से आवाज ना करे। किरण ने जब नीलय को देखा तो वो हड़बड़ी में किनारे हट गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से चिपकी हो। नीलय सीधे उसके सामने खड़े हो गए। कल रात की बात पर मैंने सोचा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज पिछली रात की तुलना में थोड़ी कम कठोर थी। 10 दिन में तुम दूसरी छत नहीं ढूंढ पाओगी, तुम्हें नौकरी की जरूरत है। किरण की आंखें आशा और अविश्वास से चौड़ी हो गईं। नौकरी साहब? इस गांव में कौन? गांव में नहीं, नीलय ने हस्तक्षेप किया। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, तुम मेरी हवेली की देखभाल करोगी, बच्चों के साथ यहीं रहोगी। किरण का दिल जोर से धड़कने लगा। ये एक ऐसी उम्मीद थी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन साहब, मैं तो बस घरेलू काम जानती हूं और मेरे पास बच्चे हैं। यही तुम्हारा काम होगा, इस घर की देखभाल करना, जिसे मेरी पत्नी ने सपना समझा था। तुम यहां सफाई करती हो और मुझे ये पहली बार महसूस हुआ कि ये घर वाकई नील प्रांगण है। ये गेट किसने रंगा था? मैंने साहब, किरण ने धीमे से कहा। नीला रंग बहुत पुराना लग रहा था और मैंने बाजार से रंग लाकर इसे पोत दिया। नीले ने सिर हिलाया। वो रंग जो स्नेहा का पसंदीदा था, वो किरण ने अपने काम के प्रति समर्पण से चुना था। देखो किरण, उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, ये एक नौकरी है, भीख नहीं। मैं तुम्हें हर महीने 5,000 रुपए दूंगा। तुम्हें बाहर से आने वाले हर व्यक्ति, खासकर नाथू से मुझे बचाना होगा। तुम सीधे मुझसे बात करोगी। तुम इस हवेली की केयर टेकर हो। किरण के लिए यह केवल नौकरी नहीं थी,
ये एक जीवन दान था। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। साहब, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन क्या आप सच में मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? मैं एक अनजानी औरत हूं। भरोसा नहीं। निलय ने तुरंत जवाब दिया, ये व्यापार है। तुम मुझे शांति और मेरे घर की सुरक्षा दोगी, मैं तुम्हें वेतन और छत दूंगा। अगर तुम मुझे धोखा दोगी तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को तुरंत यहां से जाना होगा। क्या तुम इस शर्त को मानती हो? किरण ने अपनी आंखें पूछी और दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं शर्त मानती हूं साहब, मैं पूरी ईमानदारी और लगन से काम करूंगी, उसने कहा। नीलय ने उसे जरूरी सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए और कहा कि वो नाथू को बता दे कि वो अब यहीं काम करेगी। किरण के जाने के बाद नीलय अपनी पत्नी की फोटो के पास गए। देखो स्नेहा, उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे लिए इस घर को जिंदा रखने के लिए एक नया इंतजाम किया है। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई जो 2 साल में पहली बार दिखी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, नीलय का जीवन एक अप्रत्याशित लय में ढलने लगा। उन्हें अब सुबह ताज़े फूलों की खुशबू और किरण के हाथों से बनी इडली की महक आती थी। वो अभी भी अपना ज्यादातर समय ऊपर अपने कमरे में बिताते थे, लेकिन अब वो नीचे आने से डरते नहीं थे। उन्हें पता था कि वो शोर जो पहले हवेली में घुसपैठ जैसा लगता था, अब पाखी की खिलखिलाहट के रूप में था और विहान के घुटनों के बल चलने की धीमी प्यारी आवाज के रूप में था। एक शाम नीलय अपने कमरे में काम कर रहे थे जब उन्हें अचानक छाती में तेज दर्द हुआ। ये दर्द ऐसा था जो उन्हें स्नेहा के जाने के बाद से होता था, तनाव और अकेलेपन का दर्द। वो उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उनका ब्रीदिंग पंप जो हमेशा उनके पास होता था, टेबल पर दूर रखा था। उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। ठीक उसी पल किरण ऊपर आई। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर उसने दरवाजा खोलकर झांका। उसे नीलय का चेहरा पसीना और दर्द से भीगा हुआ दिखा। वो बिना एक पल सोचे कमरे में भागी। साहब, क्या हुआ? किरण चिल्लाई। नीलय ने मुश्किल से अपने हाथ को पंप की ओर इशारा किया। किरण ने तुरंत स्थिति को समझा। वो भागकर पंप लाई और नीलय के मुंह के पास रखा। उसने उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और उन्हें शांत होने के लिए धीरे धीरे ओम का जाप करने को कहा। जब कुछ देर बाद नीलय की सांसें सामान्य हुई तो उन्होंने आंखें खोली और सामने किरण को देखा। वो डर और चिंता से भरी हुई थी। आपका दिल, आपको क्या हुआ था साहब? किरण ने दबे स्वर में पूछा। नीलय ने बहुत धीरे से जवाब दिया, मुझे एरिथमिया है। मेरे दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है तनाव में। स्नेहा की मौत के बाद से। इसीलिए मैं ज्यादा अकेला नहीं रह सकता। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे शांति और किसी के साथ की जरूरत है। किरण के चेहरे पर अब केवल करुणा थी। उसने तुरंत उनके पास बैठकर उन्हें पानी दिया। मुझे नहीं पता था साहब, मैं माफी चाहती हूं कि मैंने आपको परेशान किया। तुमने मुझे बचाया है किरण, नीलय ने बीच में ही कहा। उनकी आवाज अब दर्द की बजाय कृतज्ञता से भरी थी। अगर तुम आज यहां नहीं होती तो मैं शायद चला गया होता। ये घटना उन दोनों के बीच की दूरी को मिटाने वाली थी। किरण को अब पता था कि उसका मालिक केवल करोड़पति नहीं है, बल्कि एक दुखी और बीमार इंसान है। नीलय को पता था कि किरण केवल एक बेघर महिला नहीं है, बल्कि एक ऐसी इंसान है जिसने उनकी जान बचाई है। इस हवेली की दीवारों ने इस रात एक नया गहरा बंधन बनते देखा था। अब नीलय अपने कमरे से अधिक समय नीचे बरामदे में बिताने लगे थे, जहां वो काम करते हुए भी बच्चों की हल्की फुल्की आवाजें सुन पाते थे। पाखी, जो अब जान चुकी थी कि साहब एक खतरनाक पुलिस वाला नहीं बल्कि एक दयालु इंसान है, कभी कभी अपने टूटे हुए खिलौने लेकर उनके पास आ जाती थी और चुपचाप उनके पैरों के पास बैठकर खेलने लगती थी। नीलय को ये सब देखकर अजीब सा सुकून मिलता था, एक ऐसा सुकून जो स्नेहा की मृत्यु के बाद उनके जीवन से गायब हो गया था। एक दोपहर हवेली के पिछले आंगन में, जहां किरण कपड़े धो रही थी, नीलय उनके पास पहुंचे। वो शायद उससे रसोई के स्टॉक के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने किरण को काम करते देखा तो उनके पैर ठिठक गए। किरण धूप में साड़ी पहने बैठी थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और वो गुनगुनाते हुए कपड़े धो रही थी। किरण, नीलय ने धीरे से आवाज दी। किरण चौंक कर खड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपने हाथ पोंछे। जी साहब, तुम काम को लेकर बहुत ईमानदार हो, नीलय ने कहा। तुम इस हवेली का ख्याल ऐसे रखती हो जैसे ये तुम्हारा अपना घर हो। किरण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई जो जल्दी ही दर्द में बदल गई। ये एहसान है साहब, आपके एहसान की वजह से ही आज मेरे बच्चों को छत मिली है। मैं इस घर को स्नेहा मैडम का सपना मानती हूँ। मैंने दरवाजे पर नीला रंग इसीलिए लगाया था। उनकी कुछ तस्वीरें और पेंटिंग जो ऊपर के कमरे में हैं, वे सब नीले रंग को बहुत पसंद करती थीं और मैंने सोचा। उसकी आवाज़ भर आ गई। नीलय को ये सुनकर गहरा आश्चर्य हुआ। किरण ने, जिसने कभी स्नेहा को नहीं देखा था, उसके पसंदीदा रंग को पहचाना और अपने छोटे से प्रयास से इस हवेली को उसकी यादों से जोड़ दिया। तुमने स्नेहा को कैसे जाना? नीलय ने पूछा।
जब मैं पहले यहाँ आई थी साहब, तो मैंने ऊपर की लाइब्रेरी में एक खुली किताब में उनकी तस्वीर देखी थी। उनकी आंखें इतनी भोली थीं कि मुझे लगा अगर मैं गलती से भी इस घर में आई हूँ तो वो मुझे माफ़ कर देंगी। ये बात सुनकर निलय की आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा जैसे स्नेहा ने ही किरण को इस घर में भेजा हो। वो पहली बार अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने लगे। स्नेहा, वो बहुत दयालु थी किरण। जब वो चली गई तो मेरे अंदर से जैसे जीवन ही निकल गया। मेरा दिल, मुझे पता है तुम जानती हो, जब मेरा दिल बैठ जाता है तब मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं जीना चाहता। ये घर, ये जीवन, सब कुछ वीरान लगता है। किरण ने नीचे देखा, फिर साहस जुटाकर बोली, माफ करना साहब, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आपको जीने की जरूरत है, स्नेहा मैडम की याद में ही सही। और अगर आप वीरान महसूस करते हैं तो पीछे मुड़कर देखिए, आप अकेले नहीं हैं। उसकी बात सुनकर निलय ने पीछे मुड़कर देखा। विहान घुटनों के बल चलता हुआ उनके जूतों के भीतों से खेल रहा था और पाखी दूर से उसे देखकर हंस रही थी। निलय को एहसास हुआ कि वो सही कह रही है। जीवन अब भी उनके चारों ओर था। इसी बीच गांव में एक और कहानी चल रही थी। नाथू, जो नीलय की दयालुता और किरण के घर में रहने से बुरी तरह ईर्ष्या कर रहा था, हवेली के बाहर से हर रोज अंदर का जायजा लेता था। वो नीलय से बदला लेना चाहता था, जिसने उसे अपमानित करके हवेली के अंदर के कामों से हटा दिया था और किरण को वहां रहने की अनुमति दी थी। एक शाम नाथू कुछ गांव वालों के साथ नीलय से मिलने आया। उसने अपनी बात को जोरदार और अपमानजनक ढंग से शुरू किया। साहब, ये विधवा किरण गांव में ठीक नहीं है, वो चरित्रहीन है। पहले इसका पति इसे पीटता था और अब ये यहां आकर आपको फंसा रही है। गांव में हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, नाथू ने चिल्लाकर कहा। नीलय ने बिना किसी भाव के नाथू की ओर देखा। मुझे गांव वालों की बातों से कोई मतलब नहीं है नाथू, लेकिन साहब, ये औरत और आप, बस एक और शब्द नहीं। नीलय ने अपनी आवाज की पूरी ताकत इस्तेमाल की। ये औरत अब मेरी कर्मचारी है और ये मेरे घर में रह रही है। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, इस घर के अंदर क्या हो रहा है ये मेरी मर्जी है। तुम्हारी हर बात झूठी, ईर्ष्यालु और मेरे परिवार के प्रति दुर्भावनापूर्ण है। अगर तुमने किरण या उसके बच्चों के बारे में या मेरे बारे में गांव में कोई अफवाह फैलाई तो मैं तुम्हें ना केवल नौकरी से निकालूंगा बल्कि तुम्हारे खिलाफ मानहानि का केस भी करूंगा। नाथू और गांव वाले शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। लेकिन नाथू के चेहरे पर बदला लेने की कसम थी। रात में किरण ने निलय के पास आकर उन्हें धन्यवाद दिया। साहब, आज आपने मेरे सम्मान की रक्षा की। निलय ने धीरे से जवाब दिया, मैंने तुम्हारे सम्मान की रक्षा नहीं की किरण, मैंने अपने घर के सम्मान की रक्षा की है। मैंने अब फैसला कर लिया है, तुम अब कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यहीं रहना होगा। नाथू को हवेली से निकाल दिए जाने के बाद नील प्रांगण की हवा में अब एक नया गहरा और स्थायी सुकून था। निलय ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन अब केवल सांस लेने के लिए नहीं चल रही थी, बल्कि वो जीवन के सच्चे अर्थ के साथ धड़क रही थी। उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ, क्योंकि तनाव और अकेलापन अब किरण, पाखी और विहान की उपस्थिति से दूर हो चुके थे। एक शाम हवेली के बरामदे में चांद की रोशनी फैल रही थी। निलय बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे थे और किरण बच्चों को सुलाकर उनके पास आई थी। उनके बीच की चुप्पी सहज और स्नेह से भरी थी। किरण, निलय ने धीरे से आवाज दी। जी साहब। निलय ने अपने सामने रखी स्नेहा की छोटी सी तस्वीर को देखा। मैंने बहुत सोचा है स्नेहा, वो चाहती थी कि मैं खुश रहूं। मैंने इस हवेली को उसकी यादों का संग्रहालय बना दिया था, लेकिन ये भूल गया था कि स्नेहा खुद जिंदा दिली से भरी थी। अब जब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये घर सचमुच स्नेहा के सपनों से भर गया है। उन्होंने किरण की ओर देखा। तुमने इस घर को फिर से जिंदा कर दिया किरण, तुमने मुझे भी जिंदा कर दिया। जब भी मेरा दिल घबराता है तुम होती हो। जब मैं पाखी को हंसते देखता हूँ या विहान को गोद में लेता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जिंदगी का दूसरा मौका है जो स्नेहा ने मुझे दिया है। किरण चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखें नम थी। मैं तुम्हें यहाँ नौकरी या किसी एहसान के तले नहीं रखना चाहता, नीलय ने अपनी बात जारी रखी। मैं तुम्हें सम्मान देना चाहता हूँ जो तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों पाने के हकदार हो। उन्होंने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। किरण, पूरे बरामदे में गहरी चुप्पी छा गई। किरण के कानों में ये बात किसी दूर के सपने जैसी लग रही थी। वो एक बेघर, अभागिन विधवा और नीले सिंघानिया, शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक।
साहब मैं इस लायक नहीं हूं, किरण ने दबे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर आत्मसंदेह और डर का भाव था। आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं एक साधारण महिला हूं। लोग क्या कहेंगे? नाथू जैसे लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। नीले ने दृढ़ता से उसका हाथ थाम लिया। ये पहली बार था जब उन्होंने इस तरह से उसके शरीर को छुआ था और स्पर्श में एक गहरा समर्पण था। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता नाथू जैसे छोटे लोग करते हैं किरण, मैं नहीं। मैं वो आदमी हूं जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था और अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पा लिया है। मुझे तुम्हारी सरलता, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे मातृत्व से प्यार है। तुम मेरे दिल की नील प्रांगण हो। उन्होंने धीरे से कहा, मैं अपना फैसला ले चुका हूं। तुम मेरी पत्नी बनोगी और पाखी और विहान मेरे बच्चे। क्या तुम मेरा ये जीवन दान स्वीकार करोगी? किरण की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि वर्षों के संघर्ष के बाद मिली खुशी और सम्मान के थे। उसने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को नीले की आंखों में देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ साहब, मैं तैयार हूं, उसने कहा। कुछ ही हफ्तों के भीतर नील प्रांगण एक उत्सव के रंग में रंग गई। नीले ने कोई बड़ा दिखावटी शहर का समारोह नहीं चुना। उन्होंने फैसला किया कि ये विवाह उसी गांव में उन्हीं लोगों की उपस्थिति में होगा जिनके सामने किरण को अपमानित किया गया था। ये किरण के सम्मान की पुनः स्थापना थी। शादी का दिन आया। हवेली को गेंदे और गुलाब के फूलों से सजाया गया था। गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे, यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने कभी किरण पर शक किया था। नाथू को छोड़कर हर कोई इस अनोखे विवाह को देखने आया था। किरण एक साधारण पर सुंदर लाल साड़ी में नीले के पास खड़ी थी। नीले ने शेरवानी पहनी थी, लेकिन उनके चेहरे पर सबसे खास गहना था, एक सच्ची और गहरी मुस्कान। पंडित जी ने वैदिक मंत्रोच्चार शुरू किया। जब 7 फेरे लिए जा रहे थे, तब नीले ने किरण का हाथ कसकर पकड़ रखा था। पाखी और विहान नए कपड़ों में अपनी मां के पास खड़े होकर इस दृश्य को उत्सुकता से देख रहे थे। अग्नि को साक्षी मानकर जब नीले ने किरण की मांग में सिंदूर भरा, तो पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नीले ने गांव वालों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब कोई संदेह नहीं था, केवल सम्मान और खुशी थी। उन्होंने किरण को अपनी पत्नी के रूप में और पाखी और विहान को अपने परिवार के रूप में स्वीकार कर लिया था। विवाह संपन्न हुआ। नीले ने किरण को अपनी ओर खींचा और उसके माथे पर धीरे से चूम लिया। अब तुम मेरी पत्नी हो किरण, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, हमेशा के लिए। किरण ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया। नीले को लगा कि उनका दिल, जो स्नेहा के जाने के बाद एक खाली और बंद तिजोरी बन गया था, अब प्यार, जीवन और नए सपनों की दौलत से भरा हुआ था। नीले प्रांगण ने आखिरकार अपने नाम का सही अर्थ पा लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपने प्यारे गाँव या शहर का नाम भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पहली दफ़ा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।